हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 12 फरवरी को जेक बोर्ड क्लास टेंथ का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का फाइनल बोर्ड एग्जाम है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अब मॉडल सेट जो आया है इसको अच्छी तरीके से पूरा का पूरा आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों का इस बार 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 12 फरवरी के लिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए मॉडल क्वेश्चन में 31 नंबर से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 31 नंबर से ही शुरू होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी कि 31 नंबर का क्वेश्चन है, उदारवाद का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। उदारवाद शब्द अंग्रेजी शब्द के लिबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है आज़ाद या स्वतंत्रता। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया मजदूर कौन थे। तो इसका उत्तर देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। आप इतना भी लिखिएगा तो इनफ है। ये 2 नंबर का है, तो आप 2 लाइन लिखिएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए उन्हें एक अनुबंध के तरह विदेशों में ले जाया गया था। बाद में इसी अनुबंध को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन बस, ये वाला और ये वाला लिखिएगा यहाँ तक, तो भी पूरा फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले 2 हानियों को लिखें। होने वाले कोई 2 हानि को लिखना है बहुउद्देशीय परियोजना से। तो इसका उत्तर देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले हानियाँ। पहला देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 पूछा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए पहला, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ता है, उसको हम लोग बांध देते हैं, इसीलिए। देखिए नेक्स्ट सेकेंड, बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है, जंगल पूरा पानी में डूब जाता है तथा उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। तीसरा नुकसान देखिए, बांधों के कारण यहाँ के अस्थायी निवासियों की आजीविका छिन जाती है। वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, लोग वहाँ पर जिसका खेत है वगैरह, कुछ ज़मीन है, सब पानी में चला जाएगा, तो नुकसान हो जाता है। तो यही सब हानियाँ हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए खनिज क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिज क्या है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं लौह, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म के मानने वाले लोग जो अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे धर्म के आधार पर समाज तथा देश को बांटने का प्रयास करते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को
ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। इसे महिला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, महिलाओं के सम्मान में जो आंदोलन होते हैं उसे नारीवादी आंदोलन कहते हैं या महिला आंदोलन कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 37 नंबर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साक्षरता दर को परिभाषित करें। साक्षरता दर को परिभाषित करना है तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के कुल लोगों की जनसंख्या तथा पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांश यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि यानी कि हर हजार पर भी दिखाया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के लिए मैंने 2024 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला 2009 से लेकर 2023 तक जितना भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सबके लिए मैंने सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। मुश्किल से 10-12 मिनट का ही एक सब्जेक्ट का वीडियो होगा, ठीक है। तो पांचों सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर उसको देख लीजिएगा। देखिए 38 नंबर, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना और सदस्य देशों के बीच समझौते करवाना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का कार्य, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। छोटा छोटा है, 2-3 बार पढ़िएगा तो इजीली याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर, यहाँ से देखिए 3 नंबरी शुरू हो रहा है आप लोगों का, 3 नंबरी शुरू हो रहा है। अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा 3 नंबरी में ज़्यादा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए 39 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखना है। तो देखिए इसको कहानी से समझिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के वैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। दूसरा पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और बिना पॉइंट में लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सोशल साइंस ये सब का जो क्वेश्चन है आप पॉइंट वाइज दीजिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, दिखने में भी अच्छा दिखेगा और सर भी जो चेक करेंगे आपका कॉपी को अच्छा मार्क्स देंगे। कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज लिखने का। दूसरा पॉइंट देखिए, अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोली चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। तीसरा देखिए, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए गए थे। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। चौथा नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर में, यहाँ पर विद्रोह लिखिएगा, भारत भर में विद्रोह भारत भर में विद्रोह की लहर फूट पड़ी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ, जिसे
ब्रेटन वुड्स समझौता कहते हैं। बस इतना लिखिएगा, इनफ है, इतना लिखिएगा तो भी पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इस समझौते का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते में IMF की स्थापना की गई। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है। देश के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। क नंबर देखिए, छत्तीसगढ़। इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का है। यहाँ के दुर्ग, बक्सर और दांतेवाड़ा जिलों में लोहा उत्पादन किया जाता है। बक्सर जिले में बैला डीला राव घाट प्रमुख लोहा क्षेत्र हैं। अब देखिए ख नंबर, झारखंड। यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गुआ और नोवामुंडी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला ग नंबर, उड़ीसा। उड़ीसा में भी लोहा उत्पादन किया जाता है। यहाँ के सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर, 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, कृषि आधारित उद्योग पहला नंबर, कृषि उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के ढांचे से प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा देखिए, कृषि आधारित उद्योग में ही सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रसायन उद्योग आदि, यहाँ पर 2 बार उद्योग हो गया है, एक ही बार लिखना है, उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। फिर देखिए खनिज आधारित उद्योग पहला नंबर, खनिज आधारित उद्योग अपना कच्चा माल या कच्चा खनिज व अयस्कों से प्राप्त करते हैं। फिर देखिए दूसरा, आयरन इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर की ओर। लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 2 चुनौतियों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर देखिए, भारतीय प्रजातंत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं जो निम्नलिखित है। पहला नंबर, शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। फलस्वरूप जनता प्रजातंत्र का महत्व नहीं समझती है। उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी नहीं होने के कारण सरकार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले पाती। फिर देखिए दूसरा, सामाजिक असमानता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। हमारे देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है। समाज के सभी लोग अपनी भलाई पर विशेष ध्यान देते हैं। फिर देखिए, आर्थिक असमानता। भारत में आर्थिक असमानता बड़े पैमाने पर है। कुछ लोग ही अमीर हैं, अधिकतर लोग गरीब हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब है लोकतांत्रिक व्यवस्था की कुछ चुनौतियाँ। यहाँ पर वैसे 2 ही पूछा था, लेकिन 3 एक्स्ट्रा हम लोग देख लिए हैं। हो सकता है फाइनल एग्जाम में 3 पूछ लिया जाए। पढ़े रहिएगा, कम से कम कुछ लिख पाइएगा। देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षेप में लिखें। बहुदलीय व्यवस्था पर टिप्पणी देना है। तो इसका उत्तर देखिए, बहुदलीय व्यवस्था एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और जिस पार्टी को
जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है। किसी एक पार्टी के बहुमत में नहीं रहने की स्थिति में लगभग एक समान विचारधारा रखने वाली पार्टियां आपस में गठबंधन करके सत्ता में आती है। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। उदाहरण के लिए देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये सब है हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। किन्हीं 3 शर्त का उल्लेख करना है। तो इसका उत्तर देखिए, ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। पहला देखिए, ऋण लेने वालों को बैंक को अपना आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि आप ऋण लीजिएगा तो कैसे भरिएगा बताना पड़ेगा। इनकम का जो भी जरिया है आपका उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, जैसे कुछ जमीन का कागज हो गया, सोना चांदी हो गया, या कुछ भी आप रख सकते हैं। फिर देखिए तीसरा, ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है कि अगर आप कहीं भाग गए तो किससे पैसा वसूला जाएगा, तो एक गारंटर, जनरली ये सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको गारंटर बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 46 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है। किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के उन अधिकारों की रक्षा करना है जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, जैसे अनुचित व्यापार तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों पर रोक लगाना। इसके 3 तरीके निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। उपभोक्ता को आकार, रूप, रंग, ब्रांड तथा मूल्य के आधार पर किसी भी वस्तु का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। जिसको आप चाहते हैं ले सकते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं नहीं ले सकते हैं। नॉर्मल सा बात है, ठीक है। कोई भी कंपनी को भी ब्रांड आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है कि आप मेरा सामान ही खरीदिए। फिर देखिए दूसरा, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को शरीर तथा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाली सेवाओं से सुरक्षा प्रदान या सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे खराब चावल आप बेच नहीं सकते हैं, गेहूँ, खराब दाल आदि से सुरक्षा है। ये सब अगर दुकान में पता चल गया कि नकली चावल बिक रहा है, नकली गेहूं बिक रहा है, तो तुरंत केस हो जाता है। अब अगला देखते हैं तीसरा नंबर, सूचना लेने का अधिकार। उपभोक्ता को खरीदने वाले वस्तुओं या सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे वस्तुओं का मूल्य, गुणवत्ता आदि, कितना गुण है उसमें और कितना मूल्य है, सब कुछ देखने, सुनने, जानने का अधिकार है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो इसका उत्तर देखिए, जब छपाई मशीन नहीं थी, ठीक है, जब छपाई, यहाँ पर मशीन लिख लीजिएगा, जब छपाई मशीन नहीं थी तो हस्तलेख प्रचलित था और पांडुलिपियों के माध्यम से विचारों को लिखित में सुरक्षित किया जाता था। मुद्रण तकनीक के आने के बाद से मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। पहला देखिए, पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों और शोषण का पता चला। दूसरा देखिए, कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। तीसरा देखिए, राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अगला, इसी का चौथा पॉइंट, कार्टूनों के
प्रकाशन के माध्यम से, अंग्रेजी, यहाँ पर अंग्रेजी इस तरीके से होगा, अंग्रेजी शासन और संस्कृति के विकृत रूपों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया। फिर देखिए 5वां, मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित और जागरूक हुई, वह समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचार से अवगत होने लगी। इससे आम जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य किया। पहला नंबर देखिए, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखा था, जिन्हें गुमास्त कहा जाता था। फिर देखिए दूसरा, कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। फिर देखिए तीसरा, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे और किसी व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। तो ये सब काफ़ी सारा रूल और रेगुलेशन बना दिया गया था बुनकरों के लिए। ये गुमास्ता बुनकरों के बीच नहीं रहते थे, इसलिए उनका बुनकरों के साथ टकराव होने लगा। गुमास्ता दंभपूर्ण व्यवहार करते थे तथा माल समय पर न तैयार करने की स्थिति में बुनकरों को पीटा करते थे। अब बुनकर न तो मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी, पर वे कर्जों की वजह से कंपनी में बंधे हुए थे। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चालू था, लोगों को अपने जाल में हमेशा फंसा कर रखता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 49 नंबर, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें। तो कैसे कैसे हम लोग राजनीतिक दल को सुधार सकते हैं, यहाँ पर चर्चा करना है। देखिए उत्तर, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं, यानी निम्नवत हैं। देखिए पहला नंबर, कुछ ऐसे सशक्त कानून बनाए जाएं जिससे राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को अपने दल में शामिल नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट देखिए, वह व्यक्ति जिस पर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा है उसके लिए चुनाव लड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। अगला देखिए, राजनीतिक दलों के लिए एक, यहाँ पर मान को नहीं लिखना है, ठीक है, मन को नहीं लिखना है। राजनीतिक दलों के लिए एक मानदंड तय किया जाए कि वह अपना प्रत्याशी साफ सुथरा चरित्र वाला उतारे। फिर अगला देखिए, राजनीतिक दलों के लिए चंदे आदि के भी नियम तय किए जाएं ताकि वह अप्रत्याशित रूप से किसी से चंदा लेकर उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश ना करे। फिर देखिए अगला, राजनीतिक दलों को समाज सेवा से संबंधित कुछ कार्य निर्धारित किए जाएं। अगला देखिए, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका आते हैं। विधायिका देखिए जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है या कानून का पालन कराती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। फिर देखिए न्यायपालिका जो कानून का पालन नहीं करता है उसे सजा देना न्यायपालिका का कार्य होता है, अर्थात न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है। फिर देखिए दूसरा, सत्ता ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आते हैं।
केंद्र सरकार देखिए, केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश होता है। राज्य सरकार देखिए, राज्य सरकार अपने अपने राज्य पर शासन करती है। स्थानीय सरकार देखिए, स्थानीय सरकार अपने स्थानीय क्षेत्रों पर शासन करते हैं, जैसे हमारे गांव में या मुखिया वगैरह हैं तो स्थानीय शासक। उसके बाद देखिए राज्य सरकार, झारखंड में अभी हेमंत सरकार है और केंद्र में भी मोदी सरकार है। अगला देखिए तीसरा, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। दबाव समूह देखिए, दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें पूरी करवाना होता है। राजनीतिक दल देखिए, लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सत्ता प्राप्त करना होता है। तो इन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास में कैसे योगदान देते हैं बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में निम्न तरीके से योगदान देते हैं। पहला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में अपने कामकाज के माध्यम से मानव विकास सूचकांक में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से लोगों का जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है। तीसरा देखिए, रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र के आ जाने से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। फिर देखिए चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिला है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फिर देखिए 5वां नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लोगों को पीने योग्य पानी, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाती है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के अंतर को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोत ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सरकारी सहमतियाँ। दूसरा देखिए, इसका ब्याज दर निश्चित होती है। तीसरा, औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता। चौथा, इसकी निगरानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है और इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। फिर देखिए, ऋण के अनौपचारिक स्रोत ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, ये साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार आदि होते हैं। दूसरा देखिए, इसका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है। तीसरा, अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है, जैसे बैंक से आप लिए हैं ऋण, कोई ऐसा बैंक जो प्राइवेट है, तो अगर आप लोन नहीं भरिएगा समय से तो आपका घर आकर ज़बरदस्ती आपसे पैसा मांगा जाएगा। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो घर को ही बेच देगा और पैसा ले जाएगा बैंक वाला, ऐसे होता है। मूवी में आप लोग देखे होंगे। देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, केवल लाभ कमाना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट 51 नंबर, भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो इसका उत्तर देखिए, भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला देखिए, जलोढ़ मिट्टी, नदी द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, बांगर और खादर। दूसरा देखिए, काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उचित होता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महान कणों से बनी होती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लाल मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है। लाल मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो अपने लाल रंग से पहचानी जाती है। आमतौर पर यह कृषि के लिए आदर्श और उपजाऊ है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने दिए गए
नाम को उचित स्थान पर लिखे। लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, लौह अयस्क खदान बैलाडीला, भाखड़ा नांगल बांध, सूती वस्त्र उद्योग सूरत और बंदरगाह विशाखापत्तनम। तो यहाँ पर देखिए 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5। तो पहला यहाँ पर देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर ये आपका हिमाचल प्रदेश से है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश में पहला। फिर देखिए दूसरा, ये तो हमारा झारखंड है। झारखंड में क्या है? लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा ये है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात खदान बैलाडीला। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर, ये विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। और जो पांचवा बच गया ये कहाँ है? गुजरात कहाँ है? सूरत गुजरात में है। तो मतलब जो पांचवा नंबर है सूती वस्त्र उद्योग, ये हो जाएगा गुजरात में। तो जैसे यहाँ पर मैंने मिलान किया है, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक एक करके सबको लिखते जाना है, जो जो है उसको, ठीक है। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 10th का 2024 का मॉडल क्वेश्चन सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है अच्छी तरीके से सभी को आपको याद कर लेना है, ताकि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। अब समय है रटने का, रट लीजिएगा। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।